27 नवंबर 2022 आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को कागज पर कुछ लिख कर दिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये वाकया गुजरात चुनाव के दौरान का है। मीडिया समेत बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने केजरीवाल की बात को हल्के में लिया। सबने एक स्वर में माना कि ये केजरीवाल का ओवर कॉन्फिडेंस है। केजरीवाल ने राज्य में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। वो मंदिर मंदिर घूमे और बीजेपी को उसकी ही हिंदुत्व की पिच पर बोल्ड करने की जुगत में लग गए। लेकिन जब नतीजे आए तो केजरीवाल की कागज पर लिखी बात हवा हवाई साबित हुई। आप गुजरात में सरकार बनाने से कोसों दूर खड़ी थी। इसके बावजूद बीजेपी और कांग्रेस का हलक सूख गया, क्योंकि मफलर मैन की पार्टी ने गुजरात की 182 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका वोट शेयर करीब 13% रहा। 35 सीटें ऐसी भी थीं जहां आपका कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा। हार के बावजूद आपके आंकड़ों ने बीजेपी और कांग्रेस को एक थ्रेट दे दिया। बीजेपी ने उसी दिन तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए अरविंद केजरीवाल की पार्टी को रोकना होगा, और भगवा ब्रिगेड ने गुजरात से 1100 किलोमीटर दूर राजधानी दिल्ली की पार्टी इकाई को आगाह कर दिया कि आम आदमी पार्टी की कोर पर चुनावी अटैक करना होगा, उसे उसके घर में हराना होगा, क्योंकि आपने बीजेपी को उसके गढ़ गुजरात में घुसकर चुनौती दी थी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी थी, जिसे गुजरात चुनाव में ही समझ आया कि उसे बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि आप एक के बाद एक कई राज्यों में घुसकर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा रही थी। और इस तरह आज से 3 बरस पहले हुए गुजरात चुनाव के बाद लिखी गई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की पटकथा, जिसने आपके डाउनफॉल की शुरुआत कर दी थी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है आम आदमी पार्टी के डाउनफॉल का। इस कहानी की शुरुआत करते हैं अप्रैल 2011 से। महीनों की रणनीतिक बैठकों के बाद अन्ना हजारे के नेतृत्व में युवाओं की एक टोली इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का आंदोलन शुरू करती है। मुद्दा था भ्रष्टाचार। केंद्र की यूपीए सरकार पर कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला जैसे आरोप लगे। 2011 के इस आंदोलन की एक तस्वीर याद करिए, जिसमें मंच पर अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य साथियों के साथ बैठे हैं और उनके पीछे एक तस्वीर लगी है। ये भारत माता की तस्वीर थी। ये किसकी कल्पनाओं की भारत माता थी? इस सवाल का जवाब मिलता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीरों में। अन्ना आंदोलन में लगी भारत माता की तस्वीर वही थी जिसे आरएसएस ने दशकों से अपनाया है, जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हुई कि अन्ना आंदोलन के पीछे बीजेपी और आरएसएस खड़ी हैं। केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को हटाने के लिए ये पूरा आंदोलन डिजाइन किया गया है, लेकिन एक के बाद एक लग रहे घोटालों के आरोपों ने इस चर्चा पर मिट्टी डाल दी। अन्ना आंदोलन में शामिल रहे और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर काम कर चुके मयंक गांधी अपनी किताब अप एंड डाउन में लिखते हैं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में स्वयंसेवकों को अनौपचारिक तौर पर यह निर्देश दिया गया था कि वो अन्ना आंदोलन में शामिल हो, और ऐसा ही भाजपा के साथ भी था। मयंक गांधी लिखते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के कुछ लोग आंदोलन के लक्ष्य के प्रति ईमानदारी के साथ आए, लेकिन ज्यादातर का उद्देश्य था केंद्र की कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। लक्ष्य चाहे जो रहा हो, लेकिन नतीजा यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को किनारे लगाकर आंदोलन के साथियों को एकजुट करके आम आदमी पार्टी बना ली। दूसरा नतीजा वो हुआ जो आरएसएस और बीजेपी चाहती थी, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और केंद्र में बीजेपी की सरकार। लेकिन इस लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में एक नतीजा और सामने आया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 32 सीटें और कांग्रेस के खाते में महज 8 सीटें आईं। पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव जीता। ये त्रिशंकु समीकरण था
चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके लिए पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी की शैया पर नाचने जैसा साबित हुआ। कांग्रेस ने केजरीवाल को समर्थन देने का फैसला किया। उधर कांग्रेस की आलोचना कर सत्ता में आए केजरीवाल ने भी पहले मना करने के बाद हामी भर दी और इस तरह केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इस वक्त तक केजरीवाल की टीम में मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, मयंक गांधी, कुमार विश्वास सरीखे लोग शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे टीम टूटने लगी और 2015 के दिल्ली चुनाव में 67 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद तो केजरीवाल पहले जैसे नहीं रहे। आखिर केजरीवाल में ऐसा क्या बदलाव आया? मयंक गांधी अपनी किताब में इस सवाल का जवाब लिखते हैं। अरविंद को करीब से देखने के बाद मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी कमियां उनकी असुरक्षा, क्रोध, दूसरों पर विश्वास की कमी और सबसे जरूरी रूप से ये अहंकारी धारणा है कि वो सबसे बेहतर जानते हैं और इससे भी बदतर कि कोई भी दूसरा कुछ नहीं जानता। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण और मयंक गांधी एक एक कर केजरीवाल से किनारा करते चले गए, लेकिन केजरीवाल पर इसका रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। मयंक गांधी लिखते हैं, मैं पार्टी में बुद्धिजीवी नहीं चाहता, सिर्फ भारत माता की जय कहने वाले लोग चाहता हूं। केजरीवाल अपनी एक तरफा जीत के बाद ये सोचने लगे थे कि एक जाएगा तो 10 आएंगे। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को जब केजरीवाल ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया तो दोनों ने बयान दिया कि पार्टी वन मैन शो बनती जा रही है। लेकिन केजरीवाल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्हें ये एक ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला लगा जिससे एक पार्टी चुनावी जीत हासिल कर सकती है। उनके सामने सबसे बड़ा उदाहरण खुद नरेंद्र मोदी की भाजपा थी। भाजपा ने 2014 के पहले से ही पूरा इन्वेस्टमेंट नरेंद्र मोदी को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करने में कर दिया था और केजरीवाल भी कमोबेश इसी राह पर चलने लगे थे। पार्टी छोड़ने और हटाए जाने वाले नेताओं में एक नाम कपिल मिश्रा का भी था। मिश्रा 2015 में करावल नगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। केजरीवाल सरकार में उन्हें जल मंत्री बनाया गया, लेकिन 2017 में पहले उन्हें मंत्री पद से हटाया गया और फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी से निकाले जाने के बाद मिश्रा ने आरोप लगाए कि केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए कैश लिए, जिसे केजरीवाल के घर पर उन्होंने खुद देखा। दूसरा आरोप लगाया कि सीएम और उनके 2 खास अफसरों ने शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ वाटर टैंकर घोटाले की रिपोर्ट दबाई। इस विवाद के वक्त मिश्रा ने ये तक कह दिया था कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि पार्टी की गंदगी साफ करेंगे। मिश्रा के इन बयानों को देखते हुए ये चर्चा शुरू हो गई थी कि आम आदमी पार्टी 2 फाड़ हो सकती है। हालांकि तब ऐसा नहीं हुआ और कपिल मिश्रा ने आप छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। 2020 आते आते जब केजरीवाल की कोर टीम पूरी तरह बिखर चुकी थी, तब भी उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की। 2 लगातार वन साइडेड विंस ने केजरीवाल के कॉन्फिडेंस को उस शीर्ष पर पहुंचाया जहां से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने सिर्फ उनके गिरावट की कल्पना की। लेकिन 2020 में केजरीवाल की जीत के पीछे एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी था, जिसका जिम्मा संभाला था प्रशांत किशोर ने। वही प्रशांत किशोर जो 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी स्ट्रेटेजी बना चुके थे। 2020 में हुए दिल्ली चुनाव से 6 महीने पहले प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल से जुड़े। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि तब पीके ने केजरीवाल को सलाह दी थी कि वो केंद्र की मोदी सरकार के साथ टकराव वाला रवैया बदले और खुद को डेवलपमेंट मैन की तरह पेश करे। पीएम मोदी पर आक्रामक तरीके से निशाना नहीं साधना भी पीके की ही सलाह थी, ताकि दिल्ली में बीजेपी के जो समर्थक उसे वोट करते हैं उन्हें विधानसभा चुनाव में फ्री योजनाओं के जरिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में किया जा सके। प्रशांत किशोर जब केजरीवाल को 2020 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति पर काम कर रहे थे, उसी वक्त आम आदमी पार्टी में एक और शख्स तेजी से रणनीतिकार के तौर पर उभरने लगा था। वो शख्स जो कॉरपोरेट बैकग्राउंड का अनुभव लिए पॉलिटिक्स में एंट्री करता है और दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाला केस में सबसे पहले गिरफ्तार होता है। नाम विजय नायर। मुंबई स्थित एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ रहे विजय नायर 2015 में आम आदमी पार्टी से जुड़े। 2015 से 2018-19 के बीच नायर की भूमिका ज्यादातर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी,
पार्टी के आयोजनों और फंडिंग जुटाने तक सीमित थी। लेकिन 2019 के बाद पार्टी में नायर की ताकत बढ़ती गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में नायर पार्टी का सोशल मीडिया संभाल रहे थे, साथ ही पार्टी के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी करा रहे थे। पार्टी से जुड़े लोग बताते हैं कि बॉलीवुड के कई कलाकारों से लेकर कॉमेडियंस तक ने शुरुआती वक्त में अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया और इस सपोर्ट के पीछे विजय नायर का ही हाथ था। ऑल इंडिया बकचोद यानी AIB जैसे कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाने के पीछे भी विजय नायर की ही कंपनी OML का हाथ था। विशाल ददलानी जैसे म्यूजिक कंपोजर ने भी अरविंद केजरीवाल का खूब सपोर्ट किया। ददलानी ने तो 2020 में आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लगे रहो केजरीवाल भी बनाया था। इस सेलिब्रिटी सपोर्ट सिस्टम के पीछे विजय नायर की ही भूमिका बताई जाती है। आम आदमी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि 2020 की जीत के बाद विजय नायर पार्टी की पॉलिसी मेकिंग में भी सलाह देने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में नायर को केजरीवाल का लेफ्टिनेंट कहा जाने लगा। सरकार की जिन नीतियों का प्राइवेट प्लेयर्स पर असर पड़ने वाला था, उनमें नायर की राय खास तौर पर ली जाती थी। नायर प्राइवेट प्लेयर्स और केजरीवाल सरकार के बीच ब्रिज का काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी को एक राजनीतिक दल से ज्यादा किसी कॉरपोरेट ऑफिस का ढांचा देने के पीछे भी विजय नायर की ही स्ट्रेटेजी थी। नायर की रणनीतियों में उनके बिजनेस बैकग्राउंड की झलक साफ दिखती थी। कथित शराब घोटाला केस इसका सटीक उदाहरण है। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति बनाई। शराब नीति बनते ही बीजेपी और कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसी बीच जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने CBI जांच का आदेश दे दिया। अगस्त के महीने में CBI और ED ने मुकदमा दर्ज कर लिया और ठीक एक महीने बाद सितंबर 2022 में आप सरकार ने शराब नीति वापस ले ली। राजनीति का एक उसूल है, राजनीतिक दल रिश्तों को मैनेज और एडजस्ट करने से चलता है। इसे कॉरपोरेट कंपनी की तरह HR की एक्सेल शीट से मैनेज नहीं किया जा सकता। जो एक्सेल शीट में परफॉर्मेंस देखकर पार्टी चलाने की कोशिश करते हैं, उसका नतीजा क्या होता है, इसका उदाहरण खुद आम आदमी पार्टी ही है। दिलीप पांडे जैसे भरोसेमंद और ग्राउंडेड माने जाने वाले नेताओं का पार्टी ने इस बार टिकट काट दिया। वहीं अवध ओझा जैसे UPSC कोच को सोशल मीडिया की लोकप्रियता देखकर पटपड़गंज सीट से टिकट दे दिया गया। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि टिकट बांटने में नायर की बड़ी भूमिका थी। नतीजा ये हुआ कि पार्टी को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसने उसके वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। महाभारत सीरियल का एक मशहूर डायलॉग है, मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है, यानी नैरेटिव। पॉलिटिक्स में आधी लड़ाई नैरेटिव की ही होती है और इसी नैरेटिव की लड़ाई में 2022 में आम आदमी पार्टी हार गई। आम आदमी पार्टी के कई नेता दबे सुर में बताते हैं कि शराब नीति वापस लेने के पीछे विजय नायर का ही दिमाग था। नायर ये बात समझ नहीं पाए कि अपनी ही पॉलिसी वापस लेने का नतीजा आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। शराब नीति वापस लेने से पब्लिक के बीच ये मैसेज गया कि पॉलिसी में झोल था, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इसे हटा लिया। बीजेपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केजरीवाल को खूब घेरा और घेरेबंदी भी ऐसी कि उनकी ईमानदार नेता वाली छवि मटिया मेट हो गई। बीजेपी कांग्रेस ने एक सुर में कहा कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर केजरीवाल राजनीति में आए, उस भ्रष्टाचार में वो खुद लिप्त हैं। रही सही कसर विजय नायर, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और फिर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पूरी हो गई। ये अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर के फुल सर्कल मोमेंट की तरह है। याद कीजिए 2011 का साल, 2G स्कैम के पैराशूट पर चढ़कर केजरीवाल पॉलिटिकल रिंग में लैंड करते हैं। भले ही बाद के दिनों में 2G स्कैम साबित नहीं हुआ, ठीक यही चीज केजरीवाल के साथ होती दिखी। कथित शराब घोटाला केस में अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन इस मुद्दे ने उन्हें जमीन पर पटक दिया है। ब्रांड अरविंद केजरीवाल में ईमानदार वाली छवि के अलावा आम आदमी वाली छवि भी रही है। सीएम बनने से पहले तक वो कहते थे कि सरकार बनने के बाद VIP कल्चर खत्म करेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, आलीशान बंगला नहीं लेंगे। लेकिन 2025 के दिल्ली चुनाव में जो सबसे हाईलाइटेड मुद्दे रहे, उनमें शीश महल भी शामिल रहा। अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन के खर्च पर सवाल उठाए गए। बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास को शीश महल कहकर प्रचारित किया।
चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने भी शीश महल का राग अलापा और यहां भी केजरीवाल की उस आम आदमी वाली इमेज पर चोट पहुंची जो उन्होंने 2013 में बनाई थी। अरविंद केजरीवाल की ब्रांडिंग फुल सर्कल मोमेंट से ध्वस्त हुई तो दूसरी ओर फैसलों के यूटर्न ने उन्हें नेताओं की उसी लीग में लाकर खड़ा कर दिया जिन्हें केजरीवाल अपने भाषणों में घेरा करते थे। इसे कुछ मामलों से समझते हैं। अन्ना आंदोलन और उसके बाद पार्टी बनने पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित को जमकर कोसा। 2013 में तो कांग्रेस के ही समर्थन से सरकार बनाने के बाद केजरीवाल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे वीरप्पा मोइली के खिलाफ केस दर्ज कराया। केजरीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट बताया और उन्हें जेल भेजने की बातें कहीं, लेकिन पूरी तरह नेता के कलेवर में सामने आने के बाद केजरीवाल कांग्रेस से ही हाथ मिलाते दिखे और 2025 के दिल्ली चुनाव में तो केजरीवाल ने शीला दीक्षित और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ भी कर दी। नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने कहा, मेरे से पहले शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, वो शरीफ लेडी थी, शराफत से चुनाव लड़ती थी। यहां पर एक फुल सर्कल मोमेंट और है। शीला दीक्षित नई दिल्ली सीट से ही विधायक थी और 2013 में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इसी सीट पर चुनाव हराया था। 2025 में उसी नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के हाथों हार मिली है। एक और नेगेटिव चीज जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ती है वो ये है कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स में एक ठोस स्टैंड नहीं देख पाते हैं, बल्कि टैक्टिक्स का गुलदस्ता दिखता है जिससे चुनाव जीता जा सके। ये टैक्टिक्स ही तो थी कि 8 अप्रैल 2014 को दिल्ली के सुल्तानपुरी में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए जब एक ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल को थप्पड़ मारा तो वो राजघाट जाकर गांधी की शरण में बैठ गए और पंजाब में 2022 में आपकी सरकार बनने के बाद सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर से गांधी की फोटो को हटाकर भगत सिंह की फोटो लगा दी गई। टिप्पणीकारों ने तब कहा कि भगत सिंह को सम्मान देने के लिए गांधी की फोटो को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन केजरीवाल पंजाब में भगत सिंह की फोटो सिंबॉलिक तौर पर इस्तेमाल कर पॉलिटिकल गेन चाहते थे। यही चीज तब दिखती है जब केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते दिखे। सीएए एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग आंदोलन के वक्त केजरीवाल का बयान सामने आया था कि अगर दिल्ली पुलिस उनके हाथों में होती तो वो 2 घंटे में शाहीन बाग को खाली करा देते। एक्टिविस्ट शर्जील इमाम के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि पुलिस उनके हाथ में होती तो शर्जील को 2 दिनों में गिरफ्तार कर जेल में डाल देते। 2020 के दिल्ली दंगों में केजरीवाल की चुप्पी उनकी हिंदुत्व की ही लाइन क्लियर कर रही थी, तो जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हिंसा के पीछे रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ था। केजरीवाल ने भारतीय नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की भी मांग की। साथ ही हनुमान चालीसा का सार्वजनिक पाठ कर उन्होंने हिंदुत्व वाली टैक्टिक्स अपनाई। लेकिन ऐसे में एक गीतकार और स्टैंड अप कॉमेडियन की बात याद आती है। जो लोग टीका लगाकर बीजेपी से लड़ने जा रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि अगला नेता भस्म रगड़ कर खड़ा है। यही टैक्टिक्स अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों में दिखती है। 2015 का साल याद कीजिए जब अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर पीएम मोदी को कॉवर्ड और साइकोपैथ लिख दिया था। केजरीवाल ने मोदी को लगातार अपने निशाने पर रखा। 2020 का चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल एक बार फिर अपनी पुरानी रणनीति पर लौटने लगे। 2021 में कोरोना महामारी के दौरान जब प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे थे तब केजरीवाल के ऑफिस ने उस मीटिंग का लाइव प्रसारण कर दिया था, जिसके बाद जमकर बखेड़ा हुआ। 2023 में तो केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए कह दिया था कि अनपढ़ प्रधानमंत्री होना देश के लिए खतरनाक है। 2025 के चुनावों में भी केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा था, मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। वन मैन शो के पैटर्न पर चल रही आम आदमी पार्टी ने अपनी 12 साल की अब तक की पॉलिटिक्स में कभी भी कैडर बनाने पर जोर नहीं दिया। ऊपर से विजय नायर सरीखे सलाहकारों ने पार्टी को राजनीतिक दल के बजाय कॉरपोरेट कंपनी के ढांचे में ढाल दिया। इसी रवैये की वजह से पार्टी ने कभी अपने नाराज नेताओं को रोकने या मनाने की कोशिश नहीं की। स्वाति मालीवाल का ही केस ले लीजिए।
पार्टी की इकलौती महिला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार पर फिजिकल असॉल्ट, गाली गलौज और धमकी देने के आरोप लगाए। पार्टी ने मालीवाल के आरोपों पर कोई सुनवाई नहीं की। नतीजतन स्वाति मालीवाल ने पार्टी से अलग राह पकड़ ली। 2025 के दिल्ली चुनाव से करीब एक साल पहले ये मामला सामने आया और तब से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वो लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमकर पार्टी की पोल खोलती रहीं। गंदे पानी और साफ सफाई के मुद्दे पर मालीवाल ने केजरीवाल को खूब घेरा। दिल्ली चुनाव में ग्राउंड पर उतरे पत्रकारों ने लगातार ये रिपोर्ट किया कि वोटर्स के बीच पानी और सफाई बड़ा मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, और हुआ भी यही। नाराज नेताओं को नहीं मनाने का एक ताजा मामला भी है। अभी अभी बीते दिल्ली चुनाव में 5 फरवरी को वोटिंग होनी थी। वोटिंग से कुछ ही दिन पहले पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ये विधायक टिकट काटे जाने से नाराज थे। 7 विधायक चुनाव से 2 महीने पहले से पार्टी छोड़ने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन एक भी ऐसी खबर नहीं मिलती है जिससे पता चले कि आपके बड़े नेताओं ने इन विधायकों को मनाने और पार्टी में रोकने की कोशिश की हो। खैर, वापस लौटते हैं साल 2020 पर। 2020 में दिल्ली चुनाव की जीत के बाद केजरीवाल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राष्ट्रीय पटल पर खुद को स्थापित करने निकल पड़ते हैं। उन्होंने पंजाब में 2022 का चुनाव लड़ा और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। पंजाब की 117 में से 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। पंजाब की जीत केजरीवाल को कॉन्फिडेंस के उस लेवल पर ले गई जहां पहुंच जाने के अपने नुकसान है। पंजाब की जीत के बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी गुजरात के रास्ते पर हाँक दी। गुजरात के चुनाव में पार्टी जीत तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसने अपनी मौजूदगी और उसका थ्रेट जरूर दिखा दिया। गुजरात चुनाव के बाद ही बीजेपी और कांग्रेस सतर्क हुई और 2025 में दोनों पार्टियों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए कमर कस ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार और पार्टी के बिखराव का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। बची कुची औपचारिकता बीजेपी ने फ्रीबीज पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी से एक कदम आगे बढ़कर पूरी कर दी। बीजेपी ने इस बार के दिल्ली चुनाव में ऐलान किया था कि आप सरकार की सभी योजनाएं बीजेपी की सरकार में भी जस की तस लागू रहेंगी। साथ ही हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा भी कर दिया। आपकी गलतियों और बीजेपी की कई लेयर की तैयारियों के बाद कांग्रेस ने इस चुनाव में बोनस की तरह काम किया। कांग्रेस ने करीब 15 से 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत तय कर दी। राजनीतिक टिप्पणीकारों ने आम आदमी पार्टी को लेकर हमेशा ये सवाल उठाया है कि इस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। पार्टी पहले दिन से किसी स्टार्टअप की तरह भारतीय राजनीति में देखी जा रही है, जो 2013 में आई और देखते ही देखते उसका शेयर बढ़ गया। लेकिन राजनीति और स्टॉक मार्केट में फर्क होता है। आप और केजरीवाल की शुरुआती राजनीति में किसी विचारधारा का ना होना ही उसकी यूएसपी भी थी। केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बिजली और फ्री पानी का मुद्दा उठाया। इसी के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा, लेकिन जब बीजेपी और कांग्रेस ने भी फ्री सुविधाएं और मासिक भत्ता देने का ऐलान कर दिया, तब केजरीवाल के पास किसी विचारधारा का ना होना उनकी पार्टी के लिए नासूर बन गया। जिस दिल्ली की जमीन पर आपका जन्म हुआ, उसी दिल्ली में एक चुनावी हार के बाद पंजाब में भी पार्टी की जमीन डगमगा रही है। तो दूसरी ओर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए मरसिया तक पढ़ दिया है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले हैं। इस लिहाज से पार्टी के अंत की भविष्यवाणी जल्दबाजी कही जाएगी, और वैसे भी पॉलिटिक्स में नेवर शब्द की जगह नहीं होती। तो ये था किस्सा आपके राइज और उसके डाउनफॉल का। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये किस्सा लिखा था मेरे साथी आकाश कुमार ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।